आज देश एक नॉन स्टॉप इकोनॉमिक एक्सपेंशन के फेज में है। जैसे जैसे देश में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं, कमर्शियल हब्स डिजिटाइज हो रहे हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल डिमांड हर साल नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। 2025-26 के मुताबिक इंडिया ने 242 गीगावाट की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीक पावर डिमांड को सक्सेसफुली हैंडल किया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और यूटिलिटी प्रोजेक्शंस के अनुसार लेट 2026 तक हमारी पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 270 गीगावाट तक पहुंचने का एस्टिमेशन है, जो देश की हैवी मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन एक्सपेंशन की रियल स्पीड को दर्शाता है। एक ऐसी तस्वीर की कल्पना कीजिए जहां धूप से तपते राजस्थान के थार डेजर्ट से लेकर गुजरात के समुद्री तटों तक लाखों सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इस मेगा एनर्जी प्रोडक्शन को देश के दूर दराज गांव और इंडस्ट्रियल हब्स तक पहुंचाने के लिए एक सॉलिड फिजिकल ब्रिज की जरूरत होती है। पावर सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज अब जनरेशन नहीं बल्कि जनरेशन जोन से कंजम्पशन सेंटर्स तक पावर को पहुंचाना है। ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज कॉरिडोर्स, रिजिलियंट ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना रिमोट ग्रीन एनर्जी सोर्सेज बेकार हो सकते हैं। यानी अगर वो हाई वोल्टेज केबल से इलेक्ट्रिसिटी हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। अर्बन एरियाज में क्लाइमेट चेंज और इंटेंस समर हीट वेव्स के चलते इवनिंग पावर कंजम्पशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है। रूरल एरियाज में डेली पावर सप्लाई जो है 12.5 घंटे जो 2014 में था उससे बढ़कर अब 2025 में 22.5 घंटे तक हो गई है। उससे कंज्यूमर अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर वगैरह लगातार चलते हैं तो एनर्जी डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ती है। इंडिया ने अक्टूबर 2025 तक अपनी 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हासिल की। यानी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स जैसे रिन्यूएबल, हाइड्रो पावर, विंड, सोलर से हमने उसको जनरेट किया। लेकिन इस क्लीन एनर्जी को राजस्थान और गुजरात जैसे सोलर रिच स्टेट से बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स तक कैसे कैरी करें, सेफली कैरी करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। सेंट्रल और स्टेट लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम्स को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 32 को फाइनलाइज किया। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स लगभग 9.15 लाख करोड़ रुपीस यानी 110 बिलियन डॉलर्स का काफी भारी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया का नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है जनवरी 2026 के 5 लाख सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 2032 के 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर तक एक्सपैंड किया जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 25% एक्सपेंशन सिर्फ 6 साल के अंदर। जो कैपेसिटी है उसकी वो 1407 GVA से बढ़ाकर 2345 GVA तक करने का ऑब्जेक्टिव है। काफी बड़ी, ऑलमोस्ट डबल। पहले कन्वेंशनल मेथड पर रिलाई किया जाता था, लेकिन अब कंजस्टेड कॉरिडोर्स और फॉरेस्ट लैंड में ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए हाई कैपेसिटी लो फुटप्रिंट स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। यहाँ सॉलिड रॉ मटेरियल्स और एडवांस इंजीनियरिंग की भूमिका सबसे क्रिटिकल है। जब देश में इतने मैसिव पावर कॉरिडोर्स और स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन चल रहे हैं तो एक रिलायबल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। उत्कर्ष इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कोर इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने लगभग 4 दशकों के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के साथ खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में स्टैब्लिश किया। वेस्ट बंगाल के जंगलपुर और गुरप में स्थित इनके स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज 100 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैली हुई है। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो उत्कर्ष इंडिया हर साल 4.8 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा स्टील प्रोडक्ट और गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स फैब्रिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नेशनल हाईवे 6 और नेशनल हाईवे 2 के बिल्कुल पास है, जिससे इन हाउस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स बिना किसी डिले से देश भर के रिमोट एरियाज तक ये भारी प्रोडक्ट्स पहुंचा सकता है। मटेरियल ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए उत्कर्ष इंडिया डायरेक्ट इंडस्ट्री लीडर्स जैसे टाटा स्टील और SAIL से हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील IS 2062 के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोक्योर करता है। कंपनी सेल के टॉप MOU पार्टनर में से एक है जो हर साल 2 लाख टन से ज्यादा स्टील लिफ्ट करती है। उत्कर्ष इंडिया के पास एडवांस टेस्टिंग लैब्स हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग पैरामीटर्स को मीट करती हैं, जिससे हर स्ट्रक्चर टावर सेफली जो भारी विंड चल रही हैं और फिजिकल लोड्स को बेयर कर सकता है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं देश के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लिटरल पिलर्स की तरह हैं। इनके बिना हमारा देश जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी से वंचित रह जाएगा, इसलिए इनकी इतनी जरूरत होती है। उत्कर्ष इंडिया के जो 33 किलोवोल्ट से लेकर अल्ट्रा हाई वोल्टेज 765 किलोवोल्ट की लाइंस जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस लैटिस टावर्स और सबस्टेशन स्ट्रक्चर्स पर डिजाइन होती हैं। ट्रांसमिशन टावर डिवीजन के अंतर्गत कंपनी के एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 96,000 मीट्रिक टन है, जिससे बढ़ते ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की मैसिव स्टील रिक्वायरमेंट्स भी मीट की जा सकती है। खुले आसमान के नीचे टावर्स को धूप, तेज बारिश और ह्यूमिडिटी का भी सामना करना
करना पड़ता है। इसलिए रस्टिंग से बचाने के लिए गुरप और जंगापुर प्लांट्स में बहुत ही बड़े 12.5 मीटर लंबे हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटीज भी लगाई गई हैं। पूरे स्टील स्ट्रक्चर्स को बिना किसी जॉइंट डैमेज के 7 डिप में ट्रीट किया जाता है। पूरी कोटिंग हो जाती है अच्छे से, जिससे रस्टिंग का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। ये जो गैल्वेनाइजेशन बात के लिए जो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से उन्होंने हाई ग्रेड जिंक यानी 99.995% प्योरिटी के साथ यूज किया है। इससे टावर्स पर 610 से 1000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर की थिक यूनिफॉर्म जिंक लेयर मिलती है, जो स्ट्रक्चर्स की फिजिकल लाइफ को 25 से 30 साल तक और बढ़ा देती है। भारत के मॉडर्न शहरों और डेंसली पॉपुलेटेड सबर्ब्स में ट्रेडिशनल लैटिस टावर्स लगाने के लिए लैंड अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। ट्रेडिशनल टावर्स का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए एक्सटेंसिव लैंड एक्विजिशन की जरूरत भी होती है। उत्कर्ष इंडिया ने स्पेशल बॉटलनेक्स को सॉल्व करने के लिए एडवांस्ड मोनोपोल ट्रांसमिशन टावर्स डिजाइन किए, जो पतले सिंगल वर्टिकल स्टील पोल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट की जाती है। आपने देखा होगा जो पहले टावर्स होते थे मोस्टली वो ऐसे बहुत ही ग्रिड शेप में आईफिल टावर तरह दिखते थे, लेकिन आजकल कई नए टावर जैसे मोनोपोल्स, एक बड़ा सा पोल होता है सीधा और उसके ऊपर फिर ब्रांचेस होते हैं जिस पर वायर्स लटकी होती हैं, उनको मोनोपोल्स कहते हैं। तो एक ये नई इनोवेशन है जिसमें उत्कर्ष इंडिया भी काफी बड़ा योगदान दे रहा है। इन मोनोपोल्स को इंस्टॉलेशन प्रोसेस फास्ट भी होता है, स्ट्रीमलाइन भी होता है, जगह भी कम चाहिए होती है, कंजेस्टेड एरियाज में बेहतर है, ट्रैफिक ब्लॉकेजेस और पब्लिक डिस्ट्रप्शंस भी कम की जा सकती हैं। उत्कर्ष के पास 10,000 से ज्यादा पॉलीगन पोल्स बनाने की कैपेसिटी भी है। इन स्ट्रक्चरल मोनोपोल्स को IIT खड़गपुर से स्ट्रक्चरल वैलिडेशन भी मिला हुआ है। ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल चैलेंजेस और 300 किलोमीटर पर आवर की भयंकर विंड्स में भी किसी डैमेज के बिना काम कर सकते हैं। इससे स्मार्ट सिटीज के लिए एक रेजिलिएंट सॉल्यूशन बनेगा, पावर आउटेजेस भी कम होंगी और इंडिया जो है बहुत दूर तक बेहतर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएगा कम वेस्टेज के साथ। उत्कर्ष इंडिया सिर्फ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर कॉरिडोर्स में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कंपनी की प्रोजेक्ट विंस इनके स्केल और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी का सॉलिड प्रूफ है। कंपनी जो है मेजर एनर्जी हाईवे के लिए 20,000 मीट्रिक टन का अपना बड़ा स्टील ऑर्डर हासिल कर रही है, जो राजस्थान के रिन्यूएबल जोन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करेगा। गुजरात के मैसिव क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को पावर देने के लिए भी कंपनी ने अदानी पावर के साथ कोलैबोरेट करके 17,500 मीट्रिक टन हाई वोल्टेज टावर्स भी डिलीवर किए। मार्केट डिमांड को केटर करने के लिए कंपनी ने 2025-26 के दौरान अपनी ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 8,000 मीट्रिक टन पर मंथ तक एक्सपैंड किया। जो इंडिया के इंटीरियर एरियाज हैं, गांव हैं, वहां पे डिजिटल कनेक्टिविटी और रिलायबल मोबाइल सिग्नलिंग पहुंचाना भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है सरकार का। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक लीडिंग OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जहां कंपनी हर साल 1,800 स्पेशलाइज्ड टावर्स भी सप्लाई करती है। इन टावर को ज्यादातर ऐसी जगह में इंस्टॉल किया जाता है जो रिमोट है या फिर ज्योग्राफिकली मुश्किल है वहां पहुंचना, ताकि डिजिटल नेटवर्क्स वहां पर भी बरकरार रह सके। ये भी काफी बड़ा काम है जो इंडिया को आपस में जोड़ के रखता है। BSNL के अलावा कंपनी ने भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ भी 10,000 से ज्यादा टेलीकॉम टावर्स डिलीवर किए हैं पिछले कुछ सालों में। इनकी प्रोडक्शन रेंज में 9 मीटर रूफटॉप टावर से लेकर हैवी ड्यूटी 60 मीटर ग्राउंड बेस्ड टावर्स भी शामिल हैं, जो 180 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड विंड्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं आसानी से। ट्रांसमिशन लाइन टावर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन से मेन सब स्टेशन तक काफ़ी भारी तादाद में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का एक एक्सप्रेसवे का काम करती है। ये टावर्स हर जगह आपको दिखते होंगे, या जब भी आप रोड ट्रिप भी कर रहे हो या आप सिटी के थोड़ा बाहर भी हो तो आपको बड़े बड़े जो टावर्स दिखते हैं वो यही होते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के लिए। उत्कर्ष ने 6 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा ट्रांसमिशन टावर्स सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं आज तक। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट लाइन टावर्स के साथ साथ 800 किलोवोल्ट तक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइंस भी शामिल होती हैं। उत्कर्ष की जो रिलायबिलिटी है वो हाई इंटीग्रिटी रॉ मटेरियल सोर्सिंग से भी आती है। इनके हाई ग्रेड मटेरियल जो हैं उसके प्रोक्योरमेंट के लिए इंडस्ट्री लीडर्स और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्सेज के साथ ही जाते हैं। जैसे पहले बात की सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या टाटा स्टील के साथ इनकी काफी पुरानी पार्टनरशिप है, जो उन्हें पूरे केमिकल कंट्रोल, कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस कंटेंट लेवल्स वाला हाई टेंसाइल स्ट्रक्चर स्टील डायरेक्टली देते हैं। तो बस ये इनको थोड़ा सा मोल्ड करके टावर्स में बना देते हैं। उत्कर्ष ने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में डायनामिक रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक भी शो किया है, जहां कंपनी 100 करोड़ रुपए टर्नओवर से लेके जो 2002 में था 2000 करोड़ रुपए टर्नओवर 2022-23 में, जो कि 20 गुना ज्यादा ग्रोथ है सिर्फ 20 साल में। ब्रांड का कंटिन्यूस प्रोजेक्शन जो है पूरे देश के टोटल स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स और पाइप्स की डोमेस्टिक मार्केट का 5% मार्केट शेयर गेन करने का है। यानी जितने भी स्टील ट्यूब्स और पाइप्स बनती है देश में उसका
उसका 5% जो है वो ये इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक कंपनी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल में जो इनके प्लांट्स है उससे ये ईस्टर्न इंडिया के टॉप फैब्रिकेशन स्पेस में नंबर 1 रैंक में आते हैं और स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरिडोर भी वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। उत्कर्ष ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो 2500 करोड़ रुपए का उनका एम्बिशियस टारगेट था रेवेन्यू जनरेट करने का, उसको भी ओवरटेक कर लिया है। 8000 मेट्रिक टन पर मंथ तक कैपेसिटी भी बढ़ाई है। हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन टावर्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और मोनोपोल्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ा रही है और इसी वजह से उनका जो अगले 5 साल में रेवेन्यू क्रॉस करने का टारगेट है वो है 5000 करोड़ रुपए। आज इंडिया जो रिकॉर्ड स्पीड पर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स बना रहा है, अगर हम दूसरे कुछ डेवलप्ड देशों के साथ भी कंपेयर करें तो उनको भी कई एग्जीक्यूशन की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे यूएसए की बात करें तो उनकी पावर ग्रिड्स और ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि 100% प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज द्वारा ओन की जाती हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है उधर वो मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट तब तक डिले करते हैं जब तक उन्हें इंस्टेंट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ना दिखे, जिससे ग्रिड मॉडर्नाइजेशन स्टैग्नेंट हो जाता है। उनके पास इंसेंटिव नहीं होता उसको एक्सपैंड करने का। यूएस ग्रिड को पूरी तरह से ओवरऑल करने की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 1.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, जो कि उनकी कंपनी सबके कंबाइंड प्रॉफिट के अनुसार पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिकन फ्रेट लाइंस पर मीलों लंबी ट्रेनें चलाई जाती हैं जहां डबल स्टैक शिपिंग कंटेनर्स भी होते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस और क्रॉस केबल्स को एकोमोडेट करने के लिए स्ट्रक्चर की हाइट डबल करनी पड़ती है, जो कि एग्जिस्टिंग क्लियरेंसेस और टनल्स को ओवरलैप करती है। यूके की बात करें तो जो वहाँ पे भी ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप है वो 19th सेंचुरी विक्टोरियन मेसनरी टनल्स और लेगेसी क्लियरेंसेस से घिरा हुआ है। जो 19th सेंचुरी में जो वहाँ टनल्स और वो सब बनाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से ही अभी तक भी काफी कुछ चल रहा है। किसी भी नई केबल या स्ट्रक्चरल टावर्स को माउंट करने के लिए काफी पुराने लेगेसी परमिशंस, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट किसी चीज की डबल से ज्यादा हो जाती है। जो सरकार है यूके की वो शॉर्ट टर्म बजट और टेम्पररी साइकिल पर फंडिंग तो एलोकेट करती है, एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो फंडिंग पॉज हो जाती है, लेकिन जिससे स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल लेबर जो है लगा हुआ है या इक्विपमेंट है वो उसका फायदा नहीं रहता। सालों बाद जब नया फेज शुरू होता है तब जीरो से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट 3 गुना हो जाती है। मतलब वो लगातार अगर काम चलता रहे तो जो स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो लेबर में हो या चाहे इक्विपमेंट में, वो कंपनी मेंटेन करके रख सकती है कि एक के बाद एक वो यूज करते रह सकें। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद 5-10 साल का गैप आ गया, तो वो जो स्पेशलाइजेशन है वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है, या तो लोग कहीं और चले जाते हैं जॉब करने या फिर इक्विपमेंट बिक जाता है। तो स्टार्टिंग से सेटअप करने में जो कॉस्ट है वो इसलिए 3 गुना हो जाती है। तो इसलिए जो ये मॉडर्नाइजेशन है ये लगातार चलती रहनी चाहिए, कभी इसमें पॉज नहीं आना चाहिए। भारत की एनर्जी ग्रोथ और डिजिटल कनेक्टिविटी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी और सॉलिड इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। जब हम जनरेशन कैपेसिटी और स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क्स को बढ़ाते हैं तो उसके साथ हम लगभग 1.4 बिलियन लोगों की एस्पिरेशंस को भी एक नई ऊंचाई देते हैं। 140 करोड़ लोगों के पास जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, बेसिक रिसोर्सेज होंगे, तभी तो वो देश को ग्रो करने के ऊपर काम कर पाएंगे। जब जब हमारे देश में तरक्की की नई राह खुलेंगी और हर कोने को रोशन किया जाएगा, तब तक धूप, तेज बारिश और अंधेरे के बीच अनशेकेबल स्टील टावर देश के बढ़ते कदमों को सपोर्ट करते रह सकेंगे, क्योंकि जब लाइव डिमांड्स उत्कर्ष डिलीवर्स। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।